सब सीख जाते हैं सर, पर सीख के करें क्या, फिर हमारा दूसरा काम है वो कौन करेगा। आज के जो हमारा टॉपिक है वो स्क्लेरोसिस ग्रामिनिकोला, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाजरे में हरित बाली रोग हो जाता है। ठीक है, अब तक अपने पेजाइजा, एस्परजिलस ये सब कंप्लीट कर लिए। कल हम लोगों ने क्रूसीफर का है ना, व्हाइट रस्ट डिजीज यानी कि श्वेत किट रोग, वो पूरा पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या है, आज बाजरे में हरित बाली रोग, यानी कि क्या होता है, बाजरे की जो बाली है, बाली क्या होती है, पुष्प क्रम, जिस पुष्प क्रम के अंदर फिर क्या होगा, पुष्प लगेंगे, यानी कि पुष्पों का जो क्रम होता है पौधे पर, उसे पुष्प क्रम कहते हैं। उस पुष्प के बाद ही तो फिर उसमें जब निषेचन होगा तो बीज बनेगा, और बीज बनने के बाद फल बनेगा। ठीक, तो बाजरे की बाली उसका पुष्प क्रम कहलाती है। जब वो ही हरी रह जाए किसी इन्फेक्शन, किसी संक्रमण की वजह से, तो पौधे का हरा भाग तो प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि जिसका जो काम है वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने लग जाए, तो क्या होगा भाई, जब हरा पौधा, पत्ती होती है पौधे में, और वो प्रकाश संश्लेषण करेगी तो भोजन बनाएगी। अब तो फल बनने का समय आ गया, लेकिन फूल भी जब प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो फिर क्या होगा, फिर उस स्थिति में फल नहीं बनेंगे। और कई बार इसमें मधुरस अवस्थाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि बाजरे की जो बाली है, और भी कई तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी उसमें जैसे शहद, मधुरस, मधु मतलब शहद, शहद के जैसे स्थिति बन जाती है, चिपचिपा सा, चमकीला सा मधुरस बनने आने लग जाता है। तो उस स्थिति में भी उसके दाने खराब हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं, उसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्लेरोस्पोरा, वो भी डिजीज है। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद फिर हम अगला पढ़ेंगे बेसिडियोमाइकोटिना में, है ना, पक्सीनिया की स्टडी पूरी करेंगे। तो स्क्लेरोस्पोरा वंश है जिसकी ग्रेमिनिकोला जाति होती है जनरली, जो क्या कर देती है, रोग उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो बाजरे में बात करें हम, स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा हरित बाली रोग होता है। तो पहले उसका हम वर्गीकरण देखेंगे, फिर उसकी पूरी लाइफ टाइम देखेंगे, और पूरा लाइफ साइकिल देखने के बाद फिर ये कैसे बाजरे में रोग उत्पन्न करता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण, तो वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में सबसे पहले क्या आता है, प्रभाग। ठीक है, क्योंकि जगत तो हमें पता है ना, प्रभाग होगा और डिवीजन। ठीक, और प्रभाग से भी पहले क्योंकि जगत तो हमें पता है कि पंच जगत प्रणाली के अनुसार वैसे तो फंजाई को अलग ही जगत में रख दिया गया है। ठीक है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी प्रभाग जो है वो क्या है, यूमाइकोटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उसके बाद प्रभाग के बाद अगला आता है उपप्रभाग। उपप्रभाग होगा मैस्टिगोमाइकोटिना। प्रभाग हो गया, उपप्रभाग हो गया। अब प्रभाग और उपप्रभाग के बाद अगला आता है समवर्ग, फिर वर्ग पढ़ेंगे गण सॉरी समवर्ग को ही क्या कहेंगे, वर्ग, फिर गण, कुल, वंश। ठीक है, कहीं समवर्ग लिखा होता है, कहीं वर्ग लिखा होता है, ये क्या है, उमाइसिटीज। उमाइसिटीज, ठीक है, जिसमें क्या काइटिन की कोशिका भित्ति जनरली नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला आता है गण। गण के पीछे एल्स लगा हुआ होता है, तो ये होता है पेरेनोपोरेल्स का सदस्य।
और पेरेनोपोरिल्स गण, गण के बाद अगला आता है इसका कुल, और कुल के बाद आता है वंश। ठीक है, कुल के पीछे हमेशा आपको पता होगा जैसे गण के पीछे एल्स लगा होता है, ऐसे ही कुल के पीछे एसी लगा होता है ना, तो ये हो जाएगा पेरेनोस्पोरेसी। पेरेनोस्पोरेसी। और पेरेनोस्पोरेसी के बाद वंश हो गया स्क्लेरोस्पोरा। अब इसकी वितरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरे विश्व में लगभग ज्यादातर जाति जो होती है ना, कुल मिला के विश्व में 15 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, जो ग्रामीनी कुल के पौधों पर सबसे ज्यादा एक ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी के रूप में रहती है। देखो भाई, आपको वैसे तो कॉमन जनरल कैरेक्टर्स जब बताए हैं उसमें बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अविकल्पी का मतलब है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जो केवल ग्रामीनी कुल, ग्रामीनी का दूसरा नाम पोएसी होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जैसे बाजरा है, गेहूं है, धान है ना, इनकी जो फैमिली है उसे क्या बोलते हैं, पोएसी फैमिली, तो उसमें रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलेगा। सब ट्रॉपिकल यानी कि समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय जगहों पर मिलेगा, जहाँ का टेम्परेचर न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, हरित बाली रोग उत्पन्न करेगा बाजरे के अंदर, जिससे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह की जो बाजरा की फसल है वो सबसे ज्यादा नुकसान में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा ज्यादातर जो इसकी सबसे ज्यादा भयंकर स्पीशीज जो जाती है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जो सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करती है। स्क्लेरोस्पोरा तो उसका वंश हो गया ग्रामिनिकोला, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रामिनी या पोएसी वंश के ही पौधों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग। ठीक है, कुछ पौधे हैं जैसे मृदु रोमिल आसिता हो जाती है। मृदु रोमिल मतलब जो रोम मतलब जो पौधे के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, बाल जैसे होते हैं, ऐसे जड़ में मूल रोम वगैरह है, तो मृदु मतलब कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और पौधा मुरझा जाएगा और समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, कई बार अफ्रीका वगैरह में भी ये रोग देखने को मिलता है, यानी कि विश्वव्यापी तो नहीं कह सकते, पर हाँ जहाँ ठीक ठाक टेम्परेचर वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ ये रोग उत्पन्न हो जाए, वहाँ ये रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, इसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलस संरचना। ठीक है, तो थैलस संरचना में क्या होता है, कवक जाल होगा, परपोषी पौधे के ऊपर जाएगा और जाकर के वहां पर पटहीन संकोशीय कवक जाल बनाएगा। यानी सबसे पहले बात करें अगर हम इसकी अकरेंस यानी कि प्राप्ति की बात करें, प्राप्ति स्थल जो भी होंगे इसके, वो कहाँ कहाँ मिलेगा, ये समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ये मिलेगा। और उसके अलावा इसकी लगभग 15 जातियां जो है वो नॉन है, अभी तक जानी जा चुकी हैं। ठीक है, लोगों को पता है उसके बारे में। फिर अगला प्राप्ति स्थल के बाद हम देखते हैं इसका थैलस जो है, तो भाई देखो उमाइसिटीज का सदस्य है, ज्यादातर उमाइसिटीज के जो सदस्य होंगे वो ज्यादातर है ना पटहीन होगा। पटहीन का जहां जहां पटहीन का थैलस होगा, यानी कि जो थैलस का मतलब उसकी बॉडी है ना, पूरा उसका शरीर। थैलस किसी भी शरीर को, किसी भी पादप के शरीर को थैलस संरचना में तब रखा जाता है, थैलस का हिंदी मतलब होता है सूकाय, यानी जब उसमें जड़, पत्ती, तना आदि में उसे विभेदित ना किया जा सके तो उसे थैलस संरचना कह देते हैं। ठीक है, धागे के जैसी है। तो पटहीन अवस्था होगी तो हमेशा वो संकोशीय होगा ही होगा। सिनोसाइटिक उसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि माइसीलियम जो है इसमें कोशिकाओं के बीच में पट नहीं है ना, तो सभी केंद्रक एक साथ ऐसे पड़े हुए मिलेंगे। तो उस स्थिति में उसे
संकोशीय अवस्था कह देते हैं। ज्यादातर किसी भी पौधे की पत्ती में यानी ग्रामिनी कुल के पत्तियों में जाएगा तो पर्ण म्यूजियोफिल के अंदर अंतरकोशीय स्थानों पर, अंतरकोशीय का मतलब देखो भाई पत्ती का जो ऊतक होता है उसे मीजोफिल या पर्ण मध्योतक कहते हैं, ठीक है। तो पत्तियों में ज्यादातर कौन सा होगा, पत्ती प्रकाश संश्लेषण करेगी, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी भी पत्ती के अंदर ये समानांतर शिराविन्यास होता है इसका, है ना। तो इस स्थिति में पत्ती का अगर हम काट देखें तो उसमें ये कोशिकाएं पैरेन्काइमा की होंगी, है ना। और पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है जो खाली जगह है, वहीं पर ये जाकर के अपना माइसीलियम फैला देगा ऐसे, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, अंतरकोशीय अवस्था बोलते हैं, अंतरकोशीय। अब अंतरकोशीय अवस्था के बाद क्या होगा इसके अंदर, आपको अभी मैंने बताया कि ज्यादातर ओमाइसीटीज का सदस्य जो होगा उसके अंदर कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई नहीं होती है, ठीक है, बाकी सबकी होती है। तो इसमें जब उसकी नहीं बनी होगी काइटिन की तो फिर किसकी होगी, ग्लूकॉन एंड सेल्यूलोज की बनी होती है। ये ओमाइसीटीज का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, ये याद रखिएगा। जनरली आपको पता है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन यहाँ इसकी कोशिका भित्ति जो है वो ग्लूकॉन और इसके अलावा सेल्यूलोज, कुछ मात्रा में सेल्यूलोज भी होता है, उसकी बनी हुई होगी। ये ओमाइसीटीज का सबसे बड़ा बेस्ट कैरेक्टर है, ये कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में तो इसमें सेल्यूलोज है ही, ग्लूकॉन है, और ग्लूकॉन की उपस्थिति की वजह से कवक सूत्रों की जो भित्ति होती है वो जिलेटिनस हो जाती है। जिलेटिनी का मतलब होता है लसलसी सी, ठीक है। इंटरसेल्यूलर, अच्छा ठीक है। इंटरसेल्यूलर वर्ड मतलब होता है अंतरकोशीय, यानी कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर कोशिका ये अपना जाल फैलाएगा माइसीलियम, ठीक है। आ गया होगा समझ में अभिषेक कुमार, यानी कि कोशिका को भेदते हुए नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोशिका को भेजते हुए जाता यानी कि कोशिका के अंदर अपना पेनिट्रेशन शो कर देता तब उस कवक जाल को कहते हैं आंतरकोशीय, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है वहां पे फैल रहा है ना, खाली जगह में, तो उसे बोलते हैं अंतरकोशीय। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद ग्लूकॉन की उपस्थिति की वजह से क्या हो जाता है, जब ग्लूकॉन है इसमें, है ना, तो इसकी वजह से ग्लूकॉन क्या है, जिलेटिनी बना देता है। जिलेटिनी का मतलब लसलसा, चिपचिपा, मुलायम सा, ठीक है, फिसलने वाला, ज्यादा हार्डकोर नहीं रहेगा। तो और संचित खाद्य पदार्थ भी इसमें ग्लाइकोजन और तेल गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और कवक सूत्रों में से क्या होगा, अभी भोजन कैसे लेगा भाई, बीच में यहाँ खाली स्पेस में फैल गया है इसका माइसीलियम, माइसीलियम मतलब इसका कवक जाल। जब कवक जाल बीच में फैला हुआ है तो यहाँ खाना तो होता नहीं है। खाना कहाँ होता है, खाना पौधे की पत्ती की जो कोशिकाएं हैं, मृदुता कोशिकाएं, वहां होता है। तो ये क्या करेगा, अपना ऑस्टोरिया बना देगा, यानी अपना चूषक अंग बना करके वो डालेगा कोशिका के अंदर। फिर यहाँ जो भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन रही है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसे यहाँ से ग्रहण करेगा और फिर खुद खाएगा, और खाने के बाद खुद के खाने को ग्लूकॉन या तेल की बूंद के रूप में संचित रखेगा। फिर उसके बाद अगला आता है कि इसका जनन कैसे होगा, ठीक है। जनरली चूषकांग कई बार पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और बटन के जैसे दिखाई देते हैं, ये मतलब इसका स्टॉक यानी व्रंत नहीं होगा प्रॉपर, ये डायरेक्टली बड़ा आलसी किस्म का है, यहीं के यहीं बना लिया गोला सा, उसी में से चूसे जा रहा है उसको, ठीक है। तो उसके बाद अगला आता है जनन, ठीक है, इतना पढ़ लिया होगा। अब
आगे जनन की बात की जाए तो स्क्लेरोस्पोरा, पहले ये जरूर लिखना होता है ना, याद ही नहीं रहे पढ़ क्या रहे। स्क्लेरोस्पोरा में अब हम आगे पढ़ेंगे कि जनन की विधियां कौन सी होती है। कवकों में जनन की 3 ही विधियां जनरली क्या होगा, कायिक जनन, अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें कायिक जनन तो होता नहीं है। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा के जीवन चक्र में 2 ही जनन विधियां होती हैं, या तो अलैंगिक जनन होता है या फिर लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में हमेशा वही एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगी और उस विशेष संरचना को ही हम क्या कह देते हैं, कोनिडिया। उसके अंदर जो धानी वो बीजाणु बनेंगे वो कोनिडियोस्पोर। दूसरा आता है क्या, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, वही गैमिटेंजिया यानी कि युग्मक धानियां बनेंगी, नर युग्मक धानी और मादा युग्मक धानी। क्योंकि हमें पता है ये हम ओमाइसीटीज का सदस्य है उसे पढ़ रहे हैं, तो ओमाइसीटीज की खास बात तो यही है कि पुंधानी नरधानी जो बोली जाती है वो तो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन गोल अंडाकार बड़ी सी जो होती है वो मादा युग्मक धानी होती है। और धानियां एक दूसरे के लिए कहीं दूर जाती नहीं है, ना ही स्पोर्स को वायु में प्रवाहित करेंगी। सीधे क्या हो जाएगा, नर और मादा दोनों धानियां या तो एक ही जाल पर उगे या कई बार अलग जाल पर भी उग सकती है। एक ही कवक जाल पर जब दोनों धानियां उगती है तो उसे होमोथैलेस कंडीशन कह देंगे। जब अलग अलग धानियां हैं अलग अलग सूत्रों की, वो आसपास मान लो एक पौधे के अंदर 2 स्क्लेरोस्पोरा ने अटैक किया, दोनों के माइसिलियम फैले हुए हैं, एक की नरधानी दूसरे की मादा धानी यानी अंडधानी के कांटेक्ट में आ गई, तो उसे फिर हेटेरोथैलस कंडीशन बोल देंगे। ठीक है, तो गैमेटैंजियल कांटेक्ट होता है यानी कि युग्मक धानी का सीधे संलयन होता है, निषेचन नलिका बनती है जिसका निर्माण कौन करती है, पुंधानी। उसके बाद क्या होगा, नर से केंद्रक जाएगा मादा संरचना के अंदर। कल भी बताया था उसमें सीनोसेंट्रम, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा वो भी तो क्या था, ओमाइसीटीज का ही सदस्य था ना। ठीक, क्लेवी उसमें हमने कल क्या पढ़ा था, श्वेत किट रोग के बारे में पढ़ा था सरसों की, है ना। फिर इसमें आगे क्या होगा, जब निषिक्तांड बन जाएगा यानी नर और मादा युग्मक एक हो जाएंगे तो निषिक्तांड बनता है ना। युग्मकों के जुड़ने से बनी संरचना यहाँ पे क्या बोली जाएगी, oospore बोली जाती है, इसीलिए इसे oomaicetys बोला जाता है। फिर उसमें बाह्य चोल और अंतः चोल बनेंगे और उसके अंदर क्या होता है, त्रिस्तरीय मोटी भित्ति आ जाती है और 2 फ्लैजिला यानी कि 2 कशाभिकाएं बन जाएंगी। अच्छा, एक बात और, कुछ ज्यादातर जो पौधे हैं जो ज्यादातर कवक है उनमें क्या होता है, जैसे ही oospore निकला है ना, oospore अपनी मातृ संरचना से अलग हुआ, जमीन पर आया, आते ही अंकुरित हो जाता है। लेकिन ये जो है स्क्लेरोस्पोरा, इसकी कहानी थोड़ा अलग है। ये एकदम से अंकुरित नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, विश्राम करता है और उसके बाद जब अनुकूल वातावरण आएगा, अब वो कितना भी टाइम का हो सकता है, कई बार 6 महीने कभी विश्राम काल ले लेता है। ठीक, उसके बाद फिर ये आगे वृद्धि करता है और इसकी लंबे समय तक जीवन क्षमता बनी रहती है। ठीक, फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो फिर ये पौधे पर अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब पौधे में पहुंचेगा तो पौधे में पहुंचने के लिए जनरली संकोचीय कवक जाल बनाएगा और पत्तियों के सहारे पौधे के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब पौधे की संरचनाएं बंद हो जाती हैं तो उस प्रोसेस को फाइलॉइड यानी पर्णाभता कहते हैं, यानी पर्ण के जैसे पौधे के पुष्पक्रम वाले भाग जो है वो पर्ण जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो जनन नहीं कर पाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब तक तो सुन लिया, अब इसको हम थोड़ा रिटन में पढ़ें। पहले होता है अलैंगिक जनन। वही देखो, कोनिडिया तो अलैंगिक जनन में होगी। ठीक है, लेकिन उनके सबके शेप एंड साइज अलग अलग है। ठीक है, अलैंगिक जनन और इधर हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन की बात करें तो उसमें किसके द्वारा होगा, वही कोनिडिया द्वारा। ठीक है, कोनिडिया की संरचना कैसे बनेगी, क्योंकि कवक जाल कैसा है, अच्छा
देखो भाई, ये नोट्स लेने कब आना है ये आप प्लीज एक बार मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे कि इसका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। जो बीजाणुधानी होगी उसका प्रकार होता है, देखो भाई, बीजाणुधानी अंग्रेजी में बोली जाती है स्पोरेंजिया, जिसको जो धारण करता है उस संरचना को कहते हैं बीजाणुधानी धर यानी स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है, स्पोरेंजिया किस टाइप की बनी, जैसे उसकी संरचना वगैरह होगी उस हिसाब से उसका नाम होता है, तो वो क्या होती है, फलनकाय। अलैंगिक फलनकाय का नाम दिया जाता है कोनिडिया, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा की खास बात यह है कि इसकी बीजाणुधानियां जो होती हैं वो आशुपाती होती हैं। आशुपाती का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद वो झड़ जाती हैं, ठीक है। झड़ने का मतलब अंकुरण कर दिया, वो बॉन्ड वो बना दिए स्पोर्स, और उसके बाद वो फिर गिर गई, मात्र पादप से, मात्र कवक जाल से अलग हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि बीजाणुधानियां बनेंगी, और बीजाणुधानियां क्या करती है, पत्ती के रंध्र के नीचे उपस्थित जो वायु स्थान होते हैं वहां पर सघन रूप से बाहर आती है, यानी कि या हम कोनिडिया के बजाय इसको स्पेशली कह सकते हैं बीजाणुधानी। जब कोई विशेष संरचना नहीं है तो बीजाणुओं को धारण करने वाली बीजाणुधानी ही होगी ना, तो बीजाणुधानी, इसकी बीजाणुधानी की संरचना कुछ ऐसे होती है, शाखित होती है थोड़ा। ये कंडीशन है, कहाँ से आएगी, पत्ती के जो रंध्र है ना, उसमें से निकल के। ज्यादातर पौधे जो है, पौधों की पत्ती पर कहाँ, ऊपर की सतह पर रंध्र कम होते हैं, नीचे की सतह पर रंध्र ज्यादा होते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, बाजरे के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुल पर अटैक करता है, तो मोनोकॉट बोलते हैं उन्हें। मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री को पहचानने का तरीका क्या है, एक तो यह है कि उनका जो भ्रूण होगा उसमें एक ही बीजपत्र होता है, बीज में एक ही बीजपत्र होता है, एक तरीका तो यह है। दूसरा क्या है, मोनोकॉट जो होते हैं उन पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है। जैसे पीपल की पत्ती में तो कैसा रेटिकुलेटेड जालिकावत है, लेकिन बाजरा या गेहूं की पत्ती जो है उसका क्या है, समानांतर शिरा विन्यास, जैसे केले की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास होता है ना। तो ऐसे ही मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट की बात यह है कि बाजरे वगैरह में ना ऐसे ऊपर क्यूटिकल की परत तो है नहीं पत्ती के ऊपर, ठीक। तो फिर उसमें लगभग रंध्रों की संख्या ऊपर नीचे लगभग बराबर सी होती है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक। अब बात करें हम कि पत्ती के रंध्र की सहायता से क्या हो जाएगा, बीजाणुधानी धर होगा। बीजाणुधानी धर एक क्या होती है, ऊर्ध दृढ़, ऊर्ध मतलब ऊपर की ओर, दृढ़ मतलब ठोस, पटहीन। भाई पटहीन तो पूरा कवक जाल है ना, तो ये भी कवक जाल भी क्या होगा, पटहीन होगा, संरचना होगी ये, ठीक। उसके बाद इसका निचला भाग जो होता है वो अशाखित, लेकिन ऊपरी भाग जो है शाखित हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या बनेंगी, प्रांगुल, प्रांगुल के समान दिखाई देती हैं। उनके ऊपर फिर क्या होते हैं, बीजाणु धानियां लगती हैं, और बीजाणु धानी लगभग सब एक टाइम पे एक साथ ही बनेंगी, ठीक है। और लेकिन जब इसमें से बीजाणु बन के अलग हो जाएगा, देखो ये तो क्या है, इधर माइसीलियम हो गया, ठीक है। ये क्या बना, बीजाणुधानी धर, ठीक। इसके ऊपर ये क्या बना, प्रांगुल। उसके बाद इसकी संरचना या तो ऐसे मिलेगी या एक और बना देते हैं, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए। इस तरीके से दिखाई देती है, अलग अलग, एक एक के बजाय कई बार क्लस्टर में भी मिलेंगी, सब एक ही साथ नहीं होंगी, हो सकता है यहाँ से भी निकल जाए एक ऐसे, हो सकता है 4-5 हो, ठीक। तो इस तरीके से प्रांगुल, और उसके बाद ये क्या हो गई, बीजाणुधानी,
और बीजाणु धानी के अंदर फिर क्या होगा, बीजाणु बनेंगे। जब ये प्रकीर्णित हो जाएगी तो बीजाणु धानी धर जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और सिकुड़ करके समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बीजाणु धानी एक अधिगोलाकार संरचना होती है जिसमें चिकनी भित्ति वाली संरचना है, ये एक है ना। इसके सिरे पर एक चोंच जैसा उभार या पैपिला होती है, अगर हम इसे डिटेल में देखें। कुल मिला के इसकी आकृति जैसे नींबू होता है ना, वैसे दिखाई देती है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है, बीजाणु धानी का निर्माण जनरली है ना रात के समय होता है और सुबह होते होते ये झड़ जाती है। ठीक, और वायु के द्वारा इसमें प्रकीर्णन होता है। कब, लगभग 6 घंटे का ही जीवन काल है बीजाणु धानी का, ये बात याद रखना। एक क्वेश्चन है, प्रांगुल का मतलब क्या होता है? ये उभार, अंगुली जैसे जो उभार निकलते हैं उन्हें प्रांगुल या स्ट्रिग्मेटा कहते हैं। ठीक है, ये तो बीजाणुधानी धर हो गया। बीजाणुधानी धर ने ये शाखा जैसी बनाई ना, प्रांगुल अंगुली जैसा उभार बनाया, फिर उसके ऊपर ये बीजाणुधानी बनाई, तो इसे स्ट्रिग्मेटा या प्रांगुल कहते हैं। किसी किसी में 2 भी प्रांगुल होते हैं, एक के ऊपर एक, यानी कि यहाँ आप ये मत समझना कि ये भी बीजाणुधानी धर का हिस्सा है, नहीं, ये प्रांगुल है अलग से, ये भी प्रांगुल है, ऊपर ये बीजाणुधानियां हैं, फिर ये ऐसे बहुत सारी। ठीक है, केवल 6 घंटे का 6 आवर के लिए होती है और टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी ये अपने बीजाणु बनाएंगी और बनाने के बाद फिर उन्हें वायु द्वारा प्रकीर्णन करेंगी। ठीक है, यानी कि फैला देंगी। एक बात और, 6 घंटे के लिए बनी और रात में बनेंगी और सुबह होते होते झड़ जाएंगी बीज वगैरह बना करके। ठीक है, बीजाणुधानी का अंकुरण जब होता है तो पत्ती पर अनुकूल नमी और वातावरण होना जरूरी होता है। ठीक है, लगभग 12 से 13 घंटे तक जीव द्रव्य जो है वो क्या करेगा, एक केंद्रकीय द्रव्य में खंड में विकसित हो जाता है, यानी कि जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र किस में होते हैं, केंद्रक में, तो पहले केंद्रक विखंडित होगा, फिर उसके बाद उसके चारों तरफ जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ ये जो केंद्रक है ये वृद्धि करेगा, मतलब बटेगा, है ना। बटने के बाद इसके, क्योंकि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन नहीं है, याद रखिए, यहाँ क्या होगा, एक केंद्रक है, ये समसूत्री विभाजन करके कितने ही केंद्रक बना दे, हर केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा, जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, कुछ समय बाद फिर भित्ति आएगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, कशाभिकाएं आने लग जाएंगी। ठीक है, उसे इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, लगभग जब 13 से 29 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, अच्छा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का पूरा जीवन चक्र बताइए, या फिर उसमें अलैंगिक जनन की विधि बताइए। ठीक है, ये पूछता है, या फिर लैंगिक जनन कैसे होता है ये पूछेगा, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं, बाजरे के हरित बाली रोग पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। ठीक है, अगर फुल आता है पूरा 5 नंबर का तो पूरा लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, उसके लक्षण क्या है, कैसे, ठीक है, ओ सारी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। हाँ भाई, ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, बीजाणुधानी दर, प्रांगुल और बीजाणुधानी, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज है। इन सबको पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सबसे पहले ऐसा करो, जो जर्नल अकाउंट है ना, जिसमें पढ़ाया है कि कवकों के सामान्य लक्षण, ठीक है, उसमें जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, देखो बीजाणुधानी दर, ये मुझे नहीं लगता कि आपको फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत होगी इससे, क्योंकि ये तो टेरिडोफाइट वगैरह पढ़ के आए होगे आप लोग, चाहे आरबीएससी से हो चाहे सीबीएसई से हो, है ना। और कोई डाउट हो तो वो भी बता दो भाई। ठीक है, तो बीजाणुधानियों में क्या होगा, विषम कशाभिक या द्विकशाभिक। देखो क्या होता है इसके अंदर, यहाँ केंद्रक है, ये केंद्रक विभाजित होगा। वैसे एक बात बताऊं, कवकों को पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने एक क्लास पढ़ ली ना, एक क्लास मतलब कौन सी क्लास पढ़ी थी, उमाइसिटीज, उसका कॉमन लक्षण यही है, उसका मुख्य रूप से लक्षण यही है कि सबका जो कवक जाल होता है वो बिना पट वाला होता है। इसके अंदर यहाँ पर
केंद्रक फैले हुए रहते हैं। फिर ये किसी पत्ती के अंदर चला जाएगा, वहां जाकर के कोशिकाओं के बीच बीच में जो स्पेस है वहां पर फैल जाएगा और अपना एक छोटा सा ऑस्टोरिया चूसकांग बना लेगा, पोषण लेता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये एक टाइम पर ऐसे बीजाणुधानी धर बनाएगा, उस बीजाणुधानी धर के ऊपर शाखित स्थिति होगी, वहां से प्रांगुल बनेंगे, प्रांगुल के ऊपर बीजाणुधानियां बन जाएंगी। बीजाणुधानी का जो केंद्रक है वो विभाजित होगा और जो इसका जीव द्रव्य है वो उसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग रिजॉइन कर लीजिए एक बार। ठीक।